जब तक तुम कोट नहीं करते मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइनें नंबर नहीं मिलते। ये मेंटालिटी से बस खत्म होगा, विनाश होता है ना एक, वो ही होगा यार। अगर जिसको नहीं समझ आया वो डूब गया, मैं लिटरली बोल रहा हूँ वो डूब गया। हे गाइस, मैं हूं कौशल, वेलकम टू अनदर वे। आज की वीडियो इज नथिंग जस्ट अ गाइड फॉर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, बस मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक छोटी सी वीडियो है, गाइड है कि तुम पढ़ने वाले हो। मैं पढ़ चुका हूं अपनी 9th और 10th में, मेरे जो बहुत से दोस्त हैं वो भी पढ़ चुके हैं एंड हमने भी सफ़र किया, तुम भी करोगे थोड़ा बहुत तो। लेकिन उस सफ़र को जो बहुत कम कैसे बना दे, ठीक है, वो इंग्लिश वाले सफ़र को हिंदी वाला सफ़र कैसे बनाया जाए, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो कुछ 5 पॉइंट्स है मेरे पास, इनमें से टॉप 4 पॉइंट्स है, फर्स्ट 4 पॉइंट्स है। ये पॉइंट सबके लिए कॉमन है, आइदर यू इन क्लास 9th आइदर इन क्लास 10th, फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें फॉलो करने हैं। जो क्लास 10th है उनके लिए 5th पॉइंट है और क्लास 9th के लिए 5th पॉइंट है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5th का पार्ट 1 फॉर क्लास 9th, पार्ट 2 फॉर क्लास 10th। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, भैया जी वर्डिंग बहुत टफ है। क्या टफ वर्डिंग है? मतलब भैया जी हमारा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था 9th और हमने ये पहली बार मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी, हमारा तो पूरा ध्यान ही खत्म, हमारा तो पूरा कॉन्फिडेंस ही चूरो चूर हो गया। हमें तो समझ ही नहीं आवत कि भाई ये क्या हो गया। फेक एक्सेंट को साइड रखते हुए मुझे तो भैया समझ नहीं आ रहा मैं करूँगा कैसे। भाई इंग्लिश तो हो ही नहीं रही, इतना बोरिंग एक्सेंट। मैं समरी पढ़ के जाता हूँ उसके नंबर नहीं मिलते, वो पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में वही आएगा और वो भैया समझ नहीं आता। ये कैसे करना? सिंपल से देखो, जो क्लास 10th वाले हैं उनको ये चीज़ अब तक समझ आ गई होगी, बट जो 9th वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ। और जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा, ठीक है, लॉकडाउन के चक्कर में आया जैसे भी, वो 10th वालों के लिए भी ये सेम एडवाइस कि भाई साहब ये जो तुम्हारा टफ वर्डिंग है ये सबके लिए है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होती। ये ऐसी भाषा है जो शेक्सपियरियन लैंग्वेज है, जितने भी तुम्हारे साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए नहीं है। नो वन हैज़ एवर डन इट एवर। जिसकी कोई जितनी भी इंग्लिश अच्छी हो उसे ये शब्द पता ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में तुम कहीं नहीं पढ़ते, दो ये वो शायद हॉल्ट, हैज़ार्ड चलो फिर भी थोड़ा बहुत है, पर इतने शब्द नहीं पढ़े जाते। ठीक है, और ये जो नाम है ये भी इतने कॉमन नहीं है, एंटोनियो, शाइलोक, ये सब नाम आई नो, एंटोनियो, बेसानियो, ग्राशियानो, लोरेंजो, ओ वाला पहले अजीब लगेगा, आदत पड़ जाती है। क्या आदत पड़ जाती है? इसका सॉल्यूशन क्या? टफ वर्डिंग है, आदत पड़ जाती है। और एक चीज़ समझ लो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इससे बहुत चीज़ें आसान बन जाएंगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज नॉट रिटन फॉर योर ICSE सिलेबस। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज जस्ट अ ड्रामा। क्या था? एक ड्रामा है, बस ड्रामा। जो स्टेज पे प्लेज होते हैं वो लिखा था किसने? विलियम शेक्सपियर ने भाई जी, वो इसलिए लिखा था, तुम्हारे इस चीज़ के लिए लिखा था, इसलिए डायलॉग्स है एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। यार ये एग्जाम के लिए लिखा ही नहीं गया था, अब तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, बट इट वॉज नॉट रिटन फॉर एग्जाम्स। तो उस तरीके से ही पढ़ो ना। अभी तुम कहते रहते हो कि भैया एग्जाम का बहुत ऐसा टॉक्सिक प्रेशर है, जब इसको हटाने का कोई सब्जेक्ट मिल रहा है तो यूटिलाइज इट। तो टफ वर्डिंग है का एक ही सोल्यूशन है कि भाई इसको समझो। ड्रामा लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, और कितने साल पहले, 15 समथिंग में लिखा था, 1590s में। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा नहीं था। ठीक है, हम इससे क्वेश्चन निकालते हैं, तो तुम समझो, बस उसे समझो। ठीक है, ड्रामा समझो, वर्डिंग टफ है, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, आदत लग जाएगी। मैंने अपनी जितनी भी मर्चेंट ऑफ वेनिस की वीडियो बनाई उसमें भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ कि ये होएगा, पहले होगा। जब तुम सीन 4 तक पहुंचोगे ना, तुम्हें ये लैंग्वेज पढ़नी आ जाएगी। मतलब सीन 4 में तुम बिना एक्सप्लेनेशन देखे भी समझने लग जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ ही देना एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल, बिकॉज उससे एक शब्द समझ आ जाता है और एग्जैक्टली पता लग जाता है। लेकिन तुम धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट समझने लग जाओगे। इससे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग देन फुल MOV होल टुगेदर। यहाँ पे हम वर्ड्स लिख दें, यहाँ पे हम MOV लिख दूँ मैं पूरी, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट अगर जिसको नहीं समझ आया वो डूब गया। मैं लिटरली बोल रहा हूँ वो डूब गया। कॉन्टेक्स्ट समझो भाई, जिस कैरेक्टर ने बोला है क्यों बोला है, जिस कैरेक्टर ने किया है क्यों किया है। ठीक है, रूल नंबर 18 में समझाऊंगा, बहुत मज़ेदार रूल है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं भैया, एक शब्द समझने लग जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम अभी नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो मैं एक दिन पहले देख रहे हो तो भी ठीक है, वो लास्ट पॉइंट में मैं तुम्हें समझा दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन अगर तुम जनरली पढ़ रहे हो, पूरे साल में कभी पढ़ रहे हो, एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ रहे हो, एक दिन पहले नहीं 2 दिन पहले भी पढ़ रहे हो, तो कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं तो ये भी कहूँगा एग्जाम के दिन भी पढ़ रहे हो तो भी कॉन्टेक्स्ट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पे ये शब्द याद रहे ना रहे, कहानी दिमाग में बैठ गई, सब सही हो जाएगा। कहानी दिमाग में बैठ गई भैया, सब सेट है। मुझे अभी तक पूरी कहानी याद है, पर मुझसे तुम पूछ लोगे कि क्या ये एग्जैक्टली ये वो, मे भी मैं भूल जाऊँ, मे भी मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, लेकिन तुम कहानी में मैं कभी कंफ्यूज नहीं होगा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस सीन में ये चीज़ हुई है, ये हुआ है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई वैसे है। कभी ये सोचा ही नहीं कि यार इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे पढ़ना है, नहीं भाई कहानी चल रही है, इस कैरेक्टर ने ये बोला, क्यों बोला होगा,
क्या मकसद क्या है उसका, ठीक है, ये सब समझना है। रूल नंबर 18 क्या, थर्ड पॉइंट, रूल नंबर 18। अब ये रूल नंबर 18 क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का रूल नंबर 18 कभी मत भूलना, ठीक है। ये तुम्हें ही पता होगा, तुम्हारे आसपास वालों को नहीं पता होगा, और ये ही तुम्हारा एक एज है। ये है रूल नंबर 18 कि जो भी चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही, ठीक है, वर्ड्स देखने हैं ज़रूर देखने हैं पर बाद में, एक्सप्लेनेशन देखनी है ज़रूर देखो बाद में, मेरी वीडियोस देखनी है यूट्यूब किसी की वीडियोस देखनी है देखो बाद में, स्कूल के टीचर से पूछना है पूछो लेकिन बाद में, जो वर्ड नहीं समझ आना सब कुछ बाद में। सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर 18 को फॉलो करना है। रूल नंबर 18 बोलता है कि अगर तुम्हें कोई वर्डिंग, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तुमने सबसे पहले देखना है कि उसे बोल कौन रहा है, ठीक है, उसे नरेट कौन कर रहा है, उसे बोल कौन रहा है, नरेट की स्पेलिंग सॉरी ये गंदा हो गया, ठीक है, बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है, क्वेश्चन मार्क। तुम कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं जो अपनी मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि मैं पूरी 9th की बना चुका हूँ और 10th की बन रही है, ठीक है, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी मे भी 10th की भी 2-3 एक्ट्स बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोल 2-3 सीन सॉरी बन जाए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बोल कौन रहा है ये समझो। मैं पूरी वीडियो में जितने भी तुम्हारे सीन्स हैं उनमें थ्रू आउट मैंने समझाया कि भाई ये कैरेक्टर इस तरीके से ही बोलेगा, ये कैरेक्टर इस तरीके से ही बोलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हंसी मजाक करते रहेंगे, कभी कभी वो भी सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। एंटोनियो हमेशा सीरियस है, वो तो चलो है ही, वो दुखी आत्मा, क्या कर सकते हैं। तुम्हारा जैसे वो ब्रेकअप वाला दोस्त होता है वो वैसे सही है, ठीक है, बेसिकली ब्रेकअप नहीं हुआ उसका, पर वो दुखी है उस लेवल का, ठीक है। तो वो है वैसा, उसे समझ लो वो वैसा है, ठीक है। तो बोल कौन रहा है समझ गए, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। देखो वापस कौन बोल कौन रहा है, एग्जाम में तुम्हारा नहीं लिखा होगा पर जब तुम्हें पता लग गया ना, ये समझना कि भाई कौन बोल रहा है। तुमने अपनी किताब में पढ़ते पढ़ते नहीं समझ आ रहा कौन बोल रहा है, अच्छा भाई ग्रेशियानो बोल रहा है, मतलब मजाक ही होगा, इसमें मैं मजाक ढूंढती हूँ, ठीक है। भैया लॉन्चलॉट बोल रहा है, मतलब इसने कोई शब्द इधर उधर किया होगा, मजाक करते हुए कोई शब्द इधर उधर किया होगा, तो मैं बिल्कुल एक एक शब्द समझूंगी तो मैं भी मुझे ना समझ आए, मैं कॉन्टेक्स्ट समझती हूँ, फिर वही कॉन्टेक्स्ट पे बात आ जाती है कि भैया एंटोनियो बोल रहा है, मतलब कुछ सैड होगा बीच में, कुछ फिलोसफिकल तो होगा, ठीक है। भैया पोर्शिया बोल रही है, मतलब वो अपने दुखी रोने रो रही होगी, होशियार है वो पर अपने थोड़े से दुखी रोने रो रही होगी, ठीक है। या तो वो कैरेक्टर्स को ऐसे दिखा रही होगी कि मैं ऊंची हूँ तुम नीचे हो, ठीक है, मेजॉरिटी में, ठीक है। जब एंटोनियो की बात आई तब डिफरेंट आएगा, और ऐसे ऐसी चीज़ें चल के समझ में आती हैं, ठीक है। बेसाइनियस स्प्रेंट द रिफ्ट है, मैंने अपने वीडियो में इतने अच्छे से समझाया, तुम देख लेना। तो ये पॉइंट क्या है, रूल नंबर 18 को समझो, ठीक है। ये हमारी क्लास में नहीं पता था लोगों को, बहुत कम बच्चों को पता होता है, और ये तुम्हें अब से पता है, तो ये चीज़ को फॉलो करना कभी मत भूलना। फोर्थ, एस बनाए रखो, क्या, सस्पेंस बनाए रखो। मैंने भी ऐसे लिखा है इसलिए सस्पेंस बना रखा, सस्पेंस बनाए रखो। अब ये सस्पेंस क्यों बनाए रखो, क्या मतलब, मैंने तुम्हें क्या कहा भी, ये सब पॉइंट्स रिलेटेड है। मैंने कहा कहानी समझ रहे हो ना भाई, कहानी, तुम कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज देखते हो, ठीक है, बहुत लंबी है, इसमें कितने तुम्हारे सीन्स हैं, मेरे हिसाब से कुछ अराउंड 18 to 20 तुम्हारे सीन्स हैं, सारे मिला दो 9th और 10th के, 20 सीन पढ़ने तुमने। अगर तुम्हें पहले सीन में सारी कहानी पता होगी तो कितना बोरिंग होगा। 20 एपिसोड देखने तुम्हें 1-1 घंटे के, समझ लो, ठीक है। और ऐसा भी है कि वो नहीं कि साथ में आ गए, नहीं, एक सीजन 10 एपिसोड का पहले 9th में आया है, फिर एक सीजन 10th में आएगा, और तुम्हें पूरा साल देखना है, ये नहीं कि एक दिन में खत्म कर देना, कर सकते हो लेकिन तुम्हें बार बार देखते रहना पड़ेगा, बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। तो सस्पेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया था मैं अपने 5th पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है, उसमें अप्रोच बताऊंगा कि क्या पढ़ सकते हो 9th में और 10th में। लेकिन एक वो चीज़ जो अपने दिमाग में रखना, हमारे ना एक चीज़ हुई थी कि हमारे टीचर ने, जो इंग्लिश के टीचर थे, अच्छे सर थे, बहुत अच्छे, ठीक है मतलब बहुत अच्छे सर, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक जो थोड़ी सी मुझे एक माइनस पॉइंट लगा, उन्होंने पहले दिन हमें पूरी कहानी बता दी, बेसिकली बिल्कुल कहानी। वो उन्होंने हमें ऐसे बताया कि सबसे पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर कास्केट सीन होगा, कास्केट सीन में बेसानियो जीत जाएगा क्योंकि 3 होंगे, वो इसको चुन लेगा, मैं तुम्हें नहीं बता रहा, ठीक है। और ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद जी फिर रिंग एपिसोड होगा, उसके बाद पहले ट्रायल सीन होगा, मतलब ऐसा सब बता दिया। और उसका भी बहुत डिटेल्स होंगी, मैंने अभी तुम्हें नहीं बताई, ठीक है, इतने स्पॉइलर नहीं दिए तुम्हें, पर उन्होंने हमें दे दिए थे। तो स्पॉइलर से बच के रहना, डेफिनेटली तुम्हें भरा पड़ा है, लेकिन सस्पेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों है कि मैंने कैसे किया, मैं तुम्हें बताता हूँ अपने 5th पॉइंट में। अब एक डर बच्चों के दिमाग में बना रहता है कि भैया हमारे सीनियर्स ने तो हमें कहा कि जब तक तुम कोट नहीं करते मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइनें, नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है, भैया कोट करना ज़रूरी है क्या, कोट करना होता है, कोट करना क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता कि जो लाइनें हैं तुम्हारी मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, एक्सप्लेनेशन में नहीं, पैराफ्रेज में नहीं, वो चीज़ क्या करनी होती है। तो इसका आंसर होता है करोगे तो अच्छा है, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ये नहीं कि तुम्हें नंबर ही नहीं मिलते, ये चीज़ नहीं होती। एटलीस्ट मेरे साथ नहीं हुई, ना मेरे साथ प्री बोर्ड्स में हुई, ना मेरे साथ बोर्ड्स में हुई, ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है।
तुम कोट करते हो तो जहाँ पे तुम्हें 2.5 मिले हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई वजह से, तो 4 में से तो मे बी उसके तुम्हें 3 मिल जाए कि भैया इसने ये लिखा तो है, ये इसको पता है, इसको थॉरो नॉलेज है, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे टीचर को डाउट है कि तुमने क्या लिखा है थोड़ा राइटिंग में या कुछ में, तो वो थोड़ा एज मिल जाता है। बेसिकली ये होता है, लिखोगे तो अच्छा है। ठीक है, मेरे काफ़ी दोस्तों ने कोट किया है। अब वो कैसे याद होना है ये तुम बच्चों को नहीं होता, ये मैं 5th पॉइंट में बताऊंगा। अब फाइनल एंड 5th पॉइंट, भैया 9th में कैसे पढ़े और 10th में कैसे पढ़े। 9th में हो तो समझो, 9th में हो तो मज़े में पढ़ो। क्या बोल रहा मैं भैया, आप तो कहते हैं बहुत मास्टर टिप है, मास्टर टिप है यार, मज़े में पढ़ो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं भी यही टिप दूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली एमओवी के लिए, स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर के लिए भैया मज़े से पढ़ना है तुमने। मज़े से कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे पढ़ो। ठीक है, और क्यूरियोसिटी, जैसे मैं काफ़ी बार बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है। सस्पेंस बनाए रखना भी ज़रूरी है, ये मैं तुम्हें 10th में समझाता हूँ। 9th में मैंने तो देखो, मैं पर्सनली वो बंदा हूँ कि जो नहीं पढ़ेगा पूरा साल नहीं पढ़ेगा, अगर इसे इंटरेस्ट पड़ गया तो फिर मैं 2 दिन में पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस खत्म कर दूंगा। तो बच्चों को डर लग जाता है कि भैया ये 200 पेज की है, कैसे याद करेंगे, 200-250 पेज। 200-250 पेज नहीं है, कुछ नहीं है असली में। देखोगे एक साइड तो पूरा पैराफ्रेज ही है, मतलब मुश्किल से तुम्हारे 100 पेज होंगे इसमें, 100-120 जितने भी हैं। ठीक है, तो वो उसका भी तुम्हें आधा करना है, 50 से 60 पेज। ठीक है, वो भी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि सीन जो 10th है उसमें तुम्हारे सीन ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, कास्केट सीन आता है उसमें, ट्रायल सीन आता है, सब उसमें ही तो है असली में। ठीक है, तो मैंने जो वीडियोस बनाई है उन्हें तुम्हें एक बार देख लोगे, तुम्हें सही में प्यार हो जाएगा एमओबी के साथ, मज़ा आ जाएगा। बिकॉज हिडन मैसेजेस को अगर तुम्हें पढ़ना आ गया, वही मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट, तुम आंसर राइटिंग। एक तो मेरे ना दोस्त हैं थोड़े बहुत, ठीक है, जूनियर्स जो हैं वो भी ऐसे, हम दोस्त बच्चों से, बच्चे तो नहीं मतलब जूनियर से भी दोस्ती बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो लोग भी मुझे ऐसे बोलते हैं कि यार मर्चेंट ऑफ वेनिस में नंबर नहीं आते, ट्रेजर में आ जाते हैं, हर चीज़ में आ जाते हैं, एस्से वगैरह में, इंग्लिश वन में आ जाते हैं, एमओवी में नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में ऐसे आ क्यों नहीं रहे। उनका एक सिंपल सा मेरा मतलब, मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई नंबर नहीं आ रहे का क्या मतलब। कहते एक्सट्रैक्ट इतने प्रैक्टिस कर लिए, सब कर लिया, ये वो कर लिया, कर सकते हो तुम, बट मैंने नहीं किए थे। मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किए थे। तुम करो अगर तुम्हें ज़रूरत है, डेफिनेटली करो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही रहेगी, सारे एक्सट्रैक्ट खराब हो जाएंगे, सारी प्रैक्टिस खत्म है जब तक तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। कॉन्टेक्स्ट समझना है तुमने, 9th में कुछ नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट समझना है। कोई चीज़ तुमसे पूछी है ना तो अच्छे से उसका जवाब दो। कई बार हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा बड़े नंबर का क्वेश्चन है तो उसका पिछला भी बोल दो, उसका अगला भी बोल दो, किसको बोलना, अब कौन क्या रिएक्ट करेगा और क्या होगा, कुछ भी। ठीक है, अभी इंजॉय कर नहीं ना पाए कि भैया 9th-10th की इंग्लिश ऐसे जैसे निकाल लूँ मैं, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, या फिर उसके बाद तो भाई नज़ारे ही आ जाने हैं ज़िंदगी के। ठीक है, बस 9th-10th निकालनी है, औखी ये मेंटालिटी लेके चलोगे कभी कुछ नहीं होगा। ये मेंटालिटी से बस खत्म होगा, विनाश होता है ना एक, वो ही होगा यार। तुम्हारी 9th-10th भी खराब हो जाएगी, और उसके बाद जो तुम कहोगे कि अब तो मज़े मज़े कहाँ गए। यहाँ यही होता है 11th-12th में, कोई भी स्ट्रीम में चले जाओ भाई, कोई भी स्ट्रीम में चले जाओ। अब 10th की बारी, 10th में एक मेरी अप्रोच थी, एक मेरे दोस्तों की अप्रोच थी, जो कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस था, पर बेसिक सेम थे। मेरे दोस्तों ने क्या किया, शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने पढ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस पे फोकस किया, नहीं, पर जब भी टेस्ट होता था, जब भी कुछ होता था, उनके नंबर आते थे। ठीक है, पता लग जाता है ना यार कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। जैसे उनको पता लग जाता होगा कि मैं नहीं पढ़ रहा, तो उनको सब पता था, उनको आती होती थी चीज़ें मर्चेंट ऑफ वेनिस की। अब मैं वैसे तो हर सब्जेक्ट ही बोल रहा हूँ, बट अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर हम बात करें, मैंने नहीं पढ़ी। मैंने 9th में पढ़ी थी, और 10th में मैंने सिर्फ देखो जब एग्ज़ाम आते हैं उससे एक दिन पहले पढ़ी, और जितना एग्ज़ाम में आना है बस उतना। तो ये चीज़ का मुझे तब मतलब नहीं समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, और मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इंटेंशनली किया, बट ये हो गया। उसकी वजह से मेरा सस्पेंस एंड तक ख़त्म ही नहीं हुआ। हाँ, मैंने तुम्हें कहा, सर ने हमें डेफिनेटली बता दिया था, पर एक साल जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हें क्या ही याद रहेगा। एक साल जब पढ़ा ही नहीं, तुमने उसके बारे में सुना ही नहीं, तो तुम्हें क्या ही याद रहता है। तो इसलिए मैं भूल गया था यार कि सही में क्या होना है, क्या मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ करी कि भैया जी मैंने छोड़ दिया कि भाई मैंने पेपरों के लिए पढ़ना है। ठीक है जी, और मैंने जब मेरे बोर्ड्स आए थे, जब बोर्ड से 2 हफ्ते पहले, मैं हमारे प्री बोर्ड शुरू हुए थे, मैं तुम्हें बताऊं 2 प्री बोर्ड्स हुए थे, 3 हुए थे वैसे, चलो जो भी है, ठीक है, मॉडल्स वगैरह जो भी अलग चीज़ है। तो बोर्ड से पहले वाले जो प्री बोर्ड्स थे, बिल्कुल पहले 2 हफ्ते पहले जो थे, उसमें मैंने पहली बार मर्चेंट ऑफ वेनिस ख़त्म करी थी। मेरे दोस्त 10-10, 20-20 बार पढ़ चुके थे उसे। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट वगैरह तो क्या ही प्रैक्टिस कर लेते। मैंने पहली बार प्री बोर्ड्स में, मैंने अभी तक कहीं नहीं बताया, ठीक है, मैं अपने बोर्ड्स को आज तक कभी रिवील नहीं किया, लेकिन मैंने 2 हफ्ते पहले, बोर्ड से 2 हफ्ते पहले जो प्री बोर्ड्स थे, उसमें पहली बार एक्ट 4 सीन 1-2 और एक्ट 5 पढ़ा था। पहली बार लिटरली एग्ज़ाम देना है, उससे सुबह उठ के 9 बजे एग्ज़ाम है, सुबह 7, साढ़े 7 उठ के, या 6, साढ़े 6 जो भी था, मैंने पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर जो आना था हमारा एक्ट 4 एंड एक्ट 5, वो मैंने पढ़ा। लेकिन वो पढ़ा तो मैं बोर नहीं हुआ। मेरे दोस्त बहुत बोर हो रहे थे, उनसे हो नहीं रहा था।
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके गलत था, मैंने वही कहा 2 अप्रोचेस है जो मैंने किया, पर ये तुम्हारा स्कूल मोस्ट प्रोबेबली होने ना दे, हमारा जैसे जैसे पता नहीं कैसे हो गया था, लेकिन मैंने वो तुम्हें एक चीज़ बताई, ठीक है। मैंने ये किया था, मैं आज सही होकर बोल रहा हूँ, और नंबर भी हमारे और मेरे दोस्तों के, क्लासमेट्स के मोर और लेस सेम, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, इतना ही थे, और सही थे नंबर, कम नहीं है। तो दिस वॉज इट, मैं सब कुछ खोल बैठा हूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस कैसे कर सकते हो, मैंने क्या किया, तुम्हारी क्या अप्रोच है, यू डिसाइड। मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि मैं सही था, मैंने ये नहीं बोला मेरे क्लासमेट सही थे, मैंने नहीं बोला कि 9th में क्या सही है क्या गलत है, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने क्या किया और मुझे क्या सही लगता है। सो दिस इज़ इट, आई होप तुम्हें समझ आया हो, कुछ इंसाइट्स मिली हो कि 9th और 10th भाई आई नो इतनी ईजी नहीं लगती, बट सिंपल है, ईजी नहीं है पर सिंपल है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करनी होती वो करते रहोगे, हो जाएगी चीज़ें। सो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, कोई और सजेशन हो, कोई और क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड जैसे मैंने कहा कि पूरी की पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस मेरे चैनल पे अगले कुछ हफ्तों में, 2 हफ्तों में आई थिंक पूरी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे ही डालूंगा 1 2 3 दिन छोड़ के, लेट्स सी। लेकिन पूरी 9th की शूटेड पड़ी है, अनलिस्टेड पड़ी है, ठीक है, यूट्यूब पे चैनल पे, और जो 10th की है वो मेरी बन रही है, ठीक है, भी शुरू हो जाएगी। सो आई होप तुम्हें पसंद आई हो। दैट इज़ इट, नमस्ते। एंड चलो यार काम कुम करो, मज़े करो, एंड पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ना, और पूरे किससे पढ़ना, क्यूरियोसिटी से। थैंक यू।